तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो हमारे बच्चे, हमारे भाई मारे गए कश्मीर में। हम हर साल इनका दिन मनाने, इनका श्राद्ध मनाने यहाँ पे आते। क्यों आते हैं? क्योंकि ये दर्द है हमारे दिलों में, और ये दर्द कभी मिट नहीं सकता है, चाहे कैसे भी मारे गए। लेकिन मर गए, अपने परिवार को छोड़ के चले गए, उस परिवार की सुध किसी ने आज तक ली क्या? हर एक ने हमारा दर्द बेचा है और माल कमाया है, इसके अलावा कुछ नहीं। भाई साहब, कश्मीरी पंडित आने वाले और 20 साल में म्यूजियम्स में दिखेगा। कश्मीरी पंडित ऐसा हुआ करता था भैया। वो मंजर वो मैं बयां ही नहीं कर सकता आपके सामने, ना आप वो समझ पाओगे, ना कोई समझ पाया उस मंजर को। हमारी बहन बेटियों को चलते फिरते लोग छेड़ा करते थे, वो मंजर भी हमने देखा। क्योंकि भैया जब सर से छत उठ जाए, जब आदमी सड़क पे आ जाए, तो भाई साहब वो दर्द झेलना बहुत कठिन होता है। हम कश्मीरी मुसलमानों को गुहार लगाएंगे, और ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कश्मीरी मुसलमान अपने घर में हमें पनाह देगा आज भी। लेकिन साहब, उस नरसंहार का जिम्मेदार भी तो मुसलमान था। उस नरसंहार का जिम्मेवार भटका हुआ मुसलमान था, जिसको इस्तेमाल किया गया। अनपढ़ थे वहां पे लोग। तो आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं आप उनसे कि वो आपको पनाह दे देंगे? बिल्कुल। जिन्होंने हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी हो, जिन्होंने आपको अपने घर से बेघर कर दिया हो, वो आपको दोबारा पनाह कैसे देते? मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मैं आशीष पंडित। आशीष पंडित जी, आप लोग जंतर मंतर पर आए हैं, इसका आने का उद्देश्य क्या है? भैया, हमारा एक ही उद्देश्य है, और ये उद्देश्य हमारा पिछले 33 सालों से चल रहा है कि गूंगी बहरी सरकारों के कानों में हमारी आवाज़, हमारी गुहार, हमारी सिसकियाँ पहुँचे किसी तरीके से। लेकिन अफसोस ये है, पिछले 33 साल के विस्थापन में किसी भी सरकार ने ना हमारे आंखों के आंसू देखे, ना हमारी सिसकियां देखी, ना हमारा घुराना देखा। आज की डेट में हम लोग बिल्कुल थक हार के एक ना मान के चलो डस्टबिन में पड़े हुए हैं, और वो डस्टबिन में हमें डालने का काम इन सरकारों ने किया। और सबसे ज़्यादा जिम्मेवार अगर हमारी कौम का है, अगर कसूरवार है, वो बीजेपी है। क्योंकि मैं जो ये बात कह रहा हूँ, हो सकता है कई मेरे दोस्त मेरी मुखालफत करें इस बात को लेके, लेकिन मैं जो भी बोलता हूँ मुखर होके बोलता हूँ और साफ बोलता हूँ। क्योंकि बीजेपी ने 33 साल में से 15 साल हुकूमत करी, यानी सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने देश पे राज किया, और आज की डेट में भी उनका राज चल रहा है। उन्होंने कभी भी मुड़ के कश्मीरी पंडित की ओर नहीं देखा, ना कि कश्मीरी पंडित की सहायता करने की कोई कोशिश करी। आज तक मोदी जी ने कभी किसी कश्मीरी पंडित कैंप का दौरा नहीं किया, कभी किसी, वो तो दलितों के घर में, अपना उजड़ों के घर में खाना खाने जाते, कभी किसी कश्मीरी पंडित के घर में भी खाना खाने जाते ना, जो जगती में बैठे हुए हैं। अमित शाह जी कभी उनके घर में जाते, उनको वहाँ पे पता लगेगा हकीकत क्या है, ये लोग कैसे जी रहे हैं, इनका रहन सहन आज क्या है। हमारे घर नहीं, हमारे महल हुआ करते थे कश्मीर में। हमारे घरों में एक एक घर में कम से कम 15-15, 16-16 कमरे हुआ करते थे। वो घर हमें अपने बहनों की शादी के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, हमारे बुजुर्गों को डिस्ट्रेस सेल यानी कि ज़रूरत के लिए वो बेचना पड़ा। जो भी रेट मिला उस रेट में हमने वो बेचे। और मैं ये कहता हूँ कि हमारा पाप क्या था, हमारा कसूर क्या था? हमारा क्या कसूर? यही था कि 1948 से लेके 1990 तक हमने हिंदुस्तान का झंडा कंधों पे रखा, और हमने गर्व महसूस किया कि भाई हिंदुस्तान का झंडा हमारे कंधों पे है। राष्ट्रीय गान कश्मीर में हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक जगह गाया जाता था 1990 तक। 1990 से आप ले के चलो 2020 तक 20 साल लग गए, और हमारे मोदी जी कह रहे हैं मैंने गर्व से लाल चौक में झंडा लहराया। अरे भैया, कौन सा कमाल किया आपने अपने देश में, अपने देश के एक राज्य में आपने झंडा लहराया? इसमें कौन सा पीओके में जाके आपने झंडा लहराया? आप पीओके में जाके झंडा लहराते, मेरा सिर भी कलम हो जाता उसके लिए, मैं अपना सिर देता आपको, आपकी राह बनाने के लिए वहाँ पे। लेकिन ये कहना कि मैंने कश्मीर में झंडा लहराया, बहुत बड़ा तीर मारा। क्यों भैया? क्या हमने कश्मीर को छोड़ दिया था? क्या आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि कश्मीर की धरती पे लाल चौक में कभी झंडा नहीं लहराया जाएगा? ये तो कोई उम्मीद ही नहीं थी भाई।
जिस प्रकार से आपने बीजेपी को इसके लिए कसूरवार बताया है, लेकिन बीजेपी जब राज्यों में जाती है चुनाव लड़ने, या देश का चुनाव हो या किसी भी राज्य का चुनाव हो, तो वो साफ कश्मीरी पंडितों को मुख्य एजेंडा बनाती है। अरे भैया, आप कह रहे हो सरकारों में अपना हमारी स्टेट्स में इलेक्शन लड़ने के लिए जाती, वहाँ हमारा मुद्दा तो भैया पूरे विश्व में है। पूरे विश्व में हमें ये कर दिया गया बेचारा कश्मीरी पंडित, लेकिन साथ में अंदर से एक बात और बोलते हैं, इस बेचारे को हम बेचारा ही रहने देंगे। अच्छा, क्योंकि ये सामग्री है हमारे अगले इलेक्शन की, राजनीति करने का। बिल्कुल हमारा भरपूर इस्तेमाल वोट पाने के लिए किया गया, हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो हमारे बच्चे, हमारे भाई मारे गए कश्मीर में, हम हर साल इनका दिन मनाने, इनका श्राद्ध मनाने यहाँ पे आते। क्यों आते हैं? क्योंकि ये दर्द है हमारे दिलों में, और ये दर्द कभी मिट नहीं सकता है। अभी कश्मीरी फाइल्स फिल्म बनी। कश्मीरी फाइल्स फिल्म तो पहले इनकम्प्लीट फिल्म है, हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया। जब आप एक मूवी बनाते हो, वो तो कंप्लीट मूवी होनी चाहिए ना, इनकम्प्लीट क्यों बनाते हो? जब दिखाना है, जब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, आपने सबको दिखाना है। उन्होंने, अनुपम खेर जी ने और अग्निहोत्री जी ने, उन्होंने करोड़ों रुपया उठा के अंटी में डाल दिया हमारे दर्द बेच के। क्या उन्होंने किसी कश्मीरी पंडित की मदद करी? क्या उन्होंने किसी कश्मीरी पंडित एसोसिएशन को उठा के 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए दिए? क्या उन्होंने 10-5 करोड़ रुपए इन परिवार वालों को दिए जिनके कि बच्चे मारे गए? क्या उन्होंने कोई एक अस्पताल बनवाया? अगर उन्होंने 200 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ कमाए, 10 करोड़ रुपए का एक हॉस्पिटल बना देते कहीं पे। ऐसा कोई काम करते हैं जो कश्मीरी पंडितों के काम आता? हर एक ने हमारा दर्द बेचा है और माल कमाया है, इसके अलावा कुछ नहीं। सर, 370 और 35 से वहाँ से हटा दिया गया है, लगता है कि उससे कुछ बदलाव आया है कश्मीर में? मेरे भाई, ये एक रास्ता खुला है व्यापारी लोगों के लिए। कश्मीर एक टूरिज्म की इंडस्ट्री है। उस टूरिज्म की इंडस्ट्री को अपने हाथों में और अपने मित्रों के हाथों में देने के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। हमारे लिए क्या है धरातल पे? क्या आज तक मोदी जी ये बताने में सफल हुए हैं, लेकिन करने की कोई इच्छा है नहीं। ये खाली बातें करेंगे, हमारा दर्द बेचेंगे, वोट पाएंगे। आखिर कितनी और पीढ़ियां हमें अपने आप को आहूत करनी पड़ेगी वहाँ पर विस्थापित करने? भाई साहब, कश्मीरी पंडित आने वाले और 20 साल में म्यूजियम्स में दिखेगा। कश्मीरी पंडित ऐसा हुआ करता था। नरसंहार हुआ, अगर उसको कभी याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। अरे भैया, आप कभी आके मेरे पिताजी से बात करो, मेरी माताजी से बात करो, हमारे जो एल्डर्स हैं उनसे बात करो। जब वो बात करते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं जब वो मंजर याद आते हैं। ये मंजर कोई छोटा मोटा मंजर नहीं है भाई साहब। आपने अपना सब कुछ एक रात में छोड़ के आप निकल पड़े, और आपको पता नहीं कि मैंने जाना कहाँ है। कई लोग वहाँ स्नेक बाइट से मर गए, कईयों ने आत्महत्या करी। इलाज के अभाव में पैसा नहीं था इलाज के लिए, सोचा मैं अपने बच्चों में बोझ बन जाऊंगा, कई बुजुर्गों ने आत्महत्या करी। भैया, वो मंजर, वो मैं बयां ही नहीं कर सकता आपके सामने। ना आप वो समझ पाओगे, ना कोई समझ पाया उस मंजर को। हमारी बहन बेटियों को चलते फिरते लोग छेड़ा करते थे, वो मंजर भी हमने देखा। क्योंकि भैया, जब सर से छत उठ जाए, जब आदमी सड़क पे आ जाए, तो भाई साहब वो दर्द झेलना बहुत कठिन होता है। कहना और करना, आप कुछ करोगे ना तो दिखेगा, आप कहोगे जो दिखेगा नहीं, उस कहने का वो कहना व्यर्थ है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं सभी बीजेपी के नेताओं से, मेहरबानी करके हमें बख्श दो, हमें आप बख्श दो। अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। हम कश्मीरी मुसलमानों को गुहार लगाएंगे, और ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कश्मीरी मुसलमान अपने घर में हमें पनाह देगा। आज भी, तो आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं आप उनसे कि वो आपको पनाह दे देंगे? बिल्कुल। जिन्होंने हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी हो, जिन्होंने आपको अपने घर से बेघर कर दिया हो, वो आपको दोबारा पनाह कैसे देते? मैं बताता हूँ, जिन्होंने इज्जत लूटी वो चंद मुट्ठी भर लोग थे। और हमारी सेना के जवान, हमारी सरकार फ्री हैंड देती था पैरामिलिट्री फोर्सेस को। फ्री हैंड नहीं था, हमें एम्यूनिशन देती, हमें हथियार देती, हम सालों का सर दर्द से अलग कर देते। लेकिन क्यों नहीं दिया हमें हथियार? सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार देती। कश्मीरी पंडित नपुंसक नहीं है। कश्मीरी पंडित कन्वर्ट तब नहीं हुआ जिस टाइम कश्मीर में कन्वर्जन चला। कश्मीरी पंडित पंडित है, पंडित था और पंडित ही रहेगा।